हेलो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। आज इस चैप्टर में हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर की थ्योरी हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। आज वाले लेक्चर में सिर्फ एमसीक्यूज क्वेश्चन ही कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और एक बात और जान लीजिए, इस चैप्टर के एमसीक्यू जो हम कराएंगे वो बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच रोड्स वर अ गुड एग्जांपल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स। मतलब कौन से मार्ग पूर्व आधुनिक व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा उदाहरण थे। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम व्हाट। मतलब ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम की ओर जाकर क्या बन गए। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्पेगेटी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, हु एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वेस्ट कंटिनेंट दैट लेटर बिकेम नोन एज द अमेरिकाज। मतलब विशाल महाद्वीप जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया, की गलती से खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, क्रिस्टोफर कोलंबस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉमन फूड इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप एंड एशिया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकाज। मतलब अमेरिका की खोज के बाद यूरोप और एशिया में पेश किया गया एक सामान्य भोजन निम्नलिखित में से कौन सा था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पोटैटो मतलब आलू। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज प्रूव्ड टू बी अ डेडली किलर फॉर अमेरिकाज ओरिजिनल inhabitants when European conquerors arrived। मतलब यूरोपीय विजेताओं के आने पर अमेरिका के मूल निवासियों के लिए कौन सी बीमारी एक घातक हथियार हत्यारा साबित हुई। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेबल्ड एल डोराडो इन साउथ अफ्रीका वॉज फेमस फॉर वॉट। मतलब दक्षिण अफ्रीका का प्रसिद्ध एल डोराडो किस किस लिए प्रसिद्ध था। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, सिटी ऑफ गोल्ड मतलब सोने का शहर। इसके लिए एल डोराडो साउथ अफ्रीका में फेमस था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉज अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिएक्ट द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। मतलब किन कानूनों ने ब्रिटिश सरकार को मकई मतलब अनाज के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, कॉर्न लॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द एबॉलिशन ऑफ द कॉर्न लॉज इन ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन में कॉर्न लॉ को समाप्त करने का क्या परिणाम हुआ। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है,
food could be imported more cheaply than it could be produced within the country। मतलब देश के भीतर उत्पादित किए जाने की तुलना में भोजन का आयात अधिक सस्ते में किया जा सकता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वर द कैनल कॉलोनीज इन पंजाब। मतलब पंजाब में नहर बस्तियां क्या थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एरियाज इरिगेटेड बाय अ न्यू कैनल्स एंड सेटल्ड बाय पीजेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब। मतलब नए शहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र जहां पंजाब के अन्य हिस्सों के किसान बस गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, विच इन्वेंशन इनेबल्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल फूड लाइक मीट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब किस आविष्कार ने मांस जैसे खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम बनाया। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटेड शिप। मतलब जो रेफ्रिजरेटेड जहाज होते हैं, प्रशीतित जहाज। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पेपर पार्टीशन ऑफ अफ्रीका इन 1885। मतलब निम्नलिखित में से कौन 1885 में अफ्रीका के कागजी विभाजन पेपर पार्टीशन का वर्णन करता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यूरोपियन पावर्स मीटिंग इन बर्लिन टू डिवाइड अफ्रीका अमंग देमसेल्व्स। यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए बर्लिन में बैठ रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट क्या था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अ फास्ट स्प्रेडिंग कैटल प्लेग। मतलब तेजी से फैलने वाली मवेशियों की बीमारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड रिंडरपेस्ट अराइव इन अफ्रीका। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में कैसे पहुंचा। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, थ्रो इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया। मतलब ब्रिटिश एशिया से आयातित संक्रमित मवेशियों के माध्यम से। जो ब्रिटिश एशिया से सामान भेजा जा रहा था उसके जरिए अफ्रीका में रिंडरपेस्ट जैसी बीमारी फैल गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडेंचर्ड लेबरर। मतलब गिरमिटिया मजदूर क्या है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अ बॉन्डेड लेबरर अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। मतलब एक निश्चित समय के लिए नियोक्ता के लिए काम करने के अनुबंध के तहत बंध हुआ मजदूर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडियन रीजन्स डिड मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स माइग्रेट। मतलब ज्यादातर गिरमिटिया मजदूर भारत के किन क्षेत्रों से पलायन करते थे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु। इन राज्यों से गिरमिटिया मजदूर
पलायन करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वॉज अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स। मतलब भारतीय गिरमिटिया प्रवासियों के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख गंतव्य मंजिल था। बताइए आप लोग, फिर हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। तो ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस एंड फिजी। कैरिबियाई द्वीप, मॉरिशस और फिजी, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज होसे। होसे क्या है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अरेटस मुहर्रम प्रोसेसन इन त्रिनिदाद। ठीक, त्रिनिदाद, एक मिनट। त्रिनिदाद में एक दंगा भरा मुहर्रम का जुलूस, इसे क्या कहते हैं, होसे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज चटनी म्यूजिक। चटनी म्यूजिक क्या है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अ पॉपुलर म्यूजिक स्टाइल इन त्रिनिदाद एंड गुयाना, बॉर्न फ्रॉम कल्चरल फ्यूजन। त्रिनिदाद और गुयाना में एक लोकप्रिय संगीत शैली जो सांस्कृतिक संलयन से पैदा हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। मतलब निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी की गिरमिटिया श्रम प्रणाली का वर्णन करता है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, गुलामी की एक नई व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर सक्सेसफुली फोर्स द एबोलिशन ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। मतलब भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने किस वर्ष सफलतापूर्वक गिरमिटिया श्रम प्रणाली को समाप्त करवाया। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, 1921। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, हु वर द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नट्टुकोट्टाई चेटियार्स। मतलब शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोट्टाई चेटियार कौन थे। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ग्रुप्स ऑफ इंडियन बैंकर्स एंड ट्रेडर्स हु फाइनेंस्ड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर। मतलब भारतीय बैंकरों और व्यापारियों के समूह जिन्होंने निर्यात कृषि को वित्त पोषित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड प्राइमली टू विच रीजन। मतलब ऐतिहासिक रूप से भारत में उत्पादित महीन सूती कपड़े मुख्य रूप से किन क्षेत्र में निर्यात किए जाते थे। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यूरोप। कौन सा है, यूरोप। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल डिक्लाइन इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात में गिरावट क्यों आई।
तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ड्यू टू टैरिफ्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। अपने स्वयं के उद्योगों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए टैरिफ मतलब कर जो टैक्स लगता है के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंडिया एक्सपोर्ट इन लार्ज क्वांटिटीज टू ब्रिटेन एंड चाइना इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी में भारत ने ब्रिटेन और चीन को बड़ी मात्रा में क्या निर्यात किया। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, रॉ मटेरियल्स मतलब कॉटन एंड ओपियम कच्चा माल मतलब कपास जो था जिससे कपड़े बनते थे, और अफीम। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ ट्रेड सरप्लस। मतलब और देख सकते हैं आप, व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस क्या का क्या अर्थ है। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इन हायर देन इंपोर्ट्स, जब निर्यात का मूल्य आयात से अधिक हो। तो आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूरे हुए, मतलब आपके आधे क्वेश्चन खत्म हो गए और आधे बचे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, ब्रिटेन यूज्ड इट ट्रेड सरप्लस विद इंडिया टू पे ऑफ इट्स होम चार्जेस, व्हाट डिड दीज चार्जेस इंक्लूड। ब्रिटेन ने भारत के साथ अपने व्यवहार अधिशेष का उपयोग अपने होम चार्जेस का भुगतान करने के लिए किया। इन शुल्कों में क्या शामिल था। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, प्राइवेट रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट ऑन एक्सटर्नल डेब्ट एंड पेंशन्स ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, मतलब निजी प्रेषण, विदेशी ऋण पर ब्याज और ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज वर द वर्ल्ड्स लीडिंग इकोनॉमी पावर्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध से पहले कौन से दो देश दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियां थी। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन एंड द यूएसए, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ट्रांसफॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमिकली। मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रथम विश्व युद्ध ने संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक रूप से कैसे बदल दिया। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेब्टर टू एन इंटरनेशनल क्रेडिटर, मतलब यह एक अंतरराष्ट्रीय कर्जदार से अंतरराष्ट्रीय लेनदार में बदल गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूजिंग द असेंबली लाइन, मतलब असेंबली लाइन का उपयोग करके ऑटोमोबाइल उद्योग में बड़े पैमाने पर उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन का प्रणेता कौन था। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, हेनरी फोर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन, मतलब महामंदी ग्रेट डिप्रेशन किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 1929। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब महामंदी का मुख्य कारण क्या था? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन एंड विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स, कृषि अति उत्पादन और अमेरिकी ऋणों की वापसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन व्हाट हैपेंड टू व्हीट प्राइसेस इन इंडिया बिटवीन 1928 एंड 1934, मतलब महामंदी के दौरान 1928 और 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों का क्या हुआ? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, दे फेल बाई 50%, मतलब वे 50% तक गिर गए 1928 से 1934 के बीच। जो भारत में गेहूं का रेट था उस समय आधा रह गया था, मतलब अगर जो गेहूं का रेट 20 हुआ हो मतलब होगा उस टाइम, तो उस समय रेट गिरकर 10 हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, हु सफर्ड द मोस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, मतलब महामंदी के दौरान भारत में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पीजेंट्स एंड फार्मर्स प्रोड्यूसिंग फॉर द ग्लोबल मार्केट, मतलब वैश्विक बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसान। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, टू सर्वाइव द ग्रेट डिप्रेशन व्हाट डिड इंडियन पीजेंट्स स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, महामंदी से बचने के लिए भारतीय किसानों ने क्या निर्यात करना शुरू किया कर दिया? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, प्रीसियस मेटल्स पार्टिकुलरली गोल्ड, मतलब कीमती धातुएं विशेषकर सोना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टू एंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, औद्योगिक दुनिया में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। वेयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944, 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्स हैम्पशायर यूएसए। ये कहाँ पर सम्मेलन आयोजित किया गया था? ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूएसए में। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका 37 नंबर क्वेश्चन, विच टू इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज द ब्रिटेन वुड्स ट्विंस, मतलब किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के रूप में जाना जाता है?
तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। IMF का फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा कौन सा था, विश्व बैंक। ये दोनों वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता था। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब IMF, जिसे इंग्लिश में मतलब हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, टू डील विद इंटरनल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस, मतलब अपने सदस्य राष्ट्रों के बाहरी अधिशेष और आधे से निपटना, घाटे से निपटना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट पावर डज द यूएस हैव इन द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक, मतलब IMF और विश्व बैंक में अमेरिका के पास कौन सी शक्ति है। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वेटो राइट ओवर की डिसीजंस, मतलब प्रमुख निर्णयों पर वीटो का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटेन वुड सिस्टम वाज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स, मतलब ब्रिटेन वुड्स प्रणाली किस प्रकार की विनिमय दरों पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, मतलब निश्चित विनिमय दर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, विच करेंसी वाज एंकर्ड टू गोल्ड अंडर द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत किस मुद्रा को सोने से जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, US डॉलर, मतलब अमेरिकी डॉलर, जो अमेरिका की करेंसी है। अमेरिका की करेंसी कौन सी है, डॉलर, और इंडिया में चलती है रुपए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर द 1950s व्हाई डिड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस शिफ्ट देयर अटेंशन टू डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब 1950 के दशक के बाद ब्रिटेन वुड्स संस्थानों ने अपना ध्यान विकासशील देशों की ओर क्यों लगाया। तो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बिकॉज यूरोप एंड जापान हैड रिबिल्ट देयर इकोनॉमिक्स एंड नो लॉन्गर नीडेड देयर हेल्प, मतलब क्योंकि यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण कर लिया था और अब उन्हें उनकी मदद की आवश्यकता नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज NIEO स्टैंड फॉर, NIEO का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर NIO का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, टू डिमांड द NIEO डेवलपिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू व्हिच ग्रुप, NIEO की मांग करने के लिए विकासशील देशों ने खुद को किस समूह में संगठित किया।
तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ग्रुप ऑफ 77, तब जी 77। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज अ टैरिफ मीन? टैरिफ का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन अ कंट्रीज इंपोर्ट्स, मतलब किसी देश के आयात पर लगाया गया कर, मतलब टैक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स कोलैप्स इन 1970s? 1970 के दशक में निश्चित विनिमय दरों की प्रणाली क्यों ढह गई? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स द यूएस डॉलर लॉस्ट इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड। विदेशी भागीदारी की बढ़ती लागत के कारण सोने के संबंध में अमेरिकी डॉलर ने अपना मूल्य खो दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द मिड 1970s वेयर वाज डेवलपिंग कंट्रीज फोर्स्ड टू बोरो मनी फ्रॉम? 1970 के दशक के मध्य से विकासशील देशों को कहां से पैसा उधार लेने के लिए मजबूर किया गया? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वेस्टर्न कॉमर्शियल बैंक एंड प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, पश्चिमी वाणिज्यिक बैंकों और निजी ऋण संस्थानों से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एमएनसी? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक बहुराष्ट्रीय निगम क्या है? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अ कंपनी दैट एस्टेब्लिशेस ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टमेंट्स इन मल्टीपल कंट्रीज, एक कंपनी जो कई देशों में संचालन और निवेश स्थापित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड एमएनसीज बिगिन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस टू एशियन कंट्रीज इन द लास्ट 1970s? 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन कार्य क्यों स्थानांतरित करना शुरू कर दिया? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ लो वेज एंड चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट, कम मजदूरी और सस्ती उत्पादन लागत के कारण। उत्पादन लागत के कारण, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 50 नंबर क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। विच एशियन कंट्री बिकम अ मेजर डेस्टिनेशन फॉर एमएनसी इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इट्स लो कॉस्ट स्ट्रक्चर आफ्टर द 1970s? 1970 के दशक के बाद अपनी कम लागत संरचना के कारण कौन सा एशियाई देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का प्रमुख गंतव्य बन गया? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कौन सा? चाइना, ठीक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। तो इसे लाइक करना और कमेंट करना, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी उमंग के साथ हम अगला चैप्टर कल से शुरू करेंगे और आप लोग उसे जरूर अटेंड करिए, ठीक। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।